हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जनरल कंपटीशन में इससे रिलेट करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका नाम है ब्लड। ब्लड से रिलेट करके आपको ब्लड ग्रुप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब से क्वेश्चंस, उनके लाइफ, ठीक है, किस तरह का होता है ये ब्लड, क्षारीय होता है या क्या होता है, ठीक है, विटामिन्स से रिलेट करके ब्लड के बारे में पूछे जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मैंने रिलेट करके इस टॉपिक को क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, ठीक है, जिससे आपको नए अपलोड किए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ब्लड, देखिए ब्लड क्या है कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स यानी प्लाज्मा और रक्त कण का मिश्रण मिल करके दोनों क्या बनता है, ब्लड बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ब्लड का पीएच वैल्यू, पीएच मान, ठीक है, क्या होता है 7.4, और यह क्षारीय होता है, एसिटिक होता है। ब्लड एसिटिक होता है और इसका पीएच मान 7.4 है। ठीक है, ब्लड सेल, अब प्लाज्मा तो हम अभी देखेंगे ही देखेंगे, प्लाज्मा हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या है? ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? देखिए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कण जिसको हम लोग सिंपल में आरबीसी बोलते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कण जिसको सिंपली डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स से ही हम लोग जानते हैं, ऐसे हिंदी में इसको बिंबाणु बोलते हैं। कौन रखेगा बिंबाणु याद, ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन प्लेटलेट्स हम लोग सिंपली भाषा में यूज करते हैं, तो ये हमारे माइंड में हमेशा बना रहता है प्लेटलेट्स। तो देखते हैं आगे प्लाज्मा क्या है। पहले प्लाज्मा दोस्तों, हमारे खून ब्लड में लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड पार्ट है जिसमें क्या होता है कि ब्लड सेल कौन कौन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये सारे क्या होता है प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा होते हैं प्रोटीन वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं इसके अंदर प्लाज्मा में। ठीक है, जो हमारा खून होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वो तैरते रहते हैं। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% क्या होता है, जल की मात्रा होती है, और 8% में क्या क्या है, ब्लड है, प्रोटीन है, और एक्स्ट्रा जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, वो आयरन वगैरह सारा चीज़ 8% में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला तैरता है इसमें ब्लड सेल, तो तैर के करेगा क्या, तो करेगा क्या, देखिए जनरली आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, तो पहुंचाएगा, तो प्लाज्मा के अंदर में अभी मैंने बोला था ब्लड सेल्स तैरते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर तैरते हुए पूरे बॉडी में वो पहुंचता है। ठीक है, और पूरे बॉडी में पहुंच के ये रक्त कण को वहाँ तक पहुँचाते रहता है। ठीक है, अब रक्त कण जब पहुँचाएगा तो अभी हम देखेंगे आगे कि आरबीसी का रोल क्या क्या रहता है। रक्त कण को वो पहले पहुँचा देता है पूरे शरीर में। ठीक है, और इसका क्या काम है, तो देखिए जब हम लोग खाना वगैरह या कुछ भी पौष्टिक आहार लेते हैं तो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो पौष्टिक आहार रहते हैं उससे जो पोषण हम लोग को पोषक मिलता है, पोषक तत्व जो मिलते हैं, पौष्टिक तत्व जो मिलते हैं, उसको वहाँ से एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और एब्जॉर्व करके यह क्या करता है, पूरे शरीर में इसको पहुँचाता है। कौन, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा पूरे शरीर में पौष्टिक आहार को भी पहुँचाता है। क्लियर हुआ दोस्तों प्लाज्मा के बारे में, क्या क्या है, 92% वाटर और 8% ब्लड, प्रोटीन एक्सेट्रा एटसेट्रा मिल करके ये बना हुआ होता है। ठीक है,
आगे देखेंगे आरबीसी। देखिए अभी मैंने बोला था आरबीसी का रोल क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है यह। तो आरबीसी पूरे शरीर को पहुंचाने ऑक्सीजन को पहुंचाता है आरबीसी। तो कैसे पहुंचाता है, तो पूरे शरीर में उसको जाना भी ज़रूरी है, तो जाएगा कैसे, तो प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा में क्या करेगा, वो तैरते हुए जाएगा, मतलब फ्लोटिंग करता है, तैरने का काम करता है, मतलब उसमें हमेशा तैरते रहता है, तो वो पूरे शरीर में पहुंचता है। और जहाँ ज़रूरत होती है हर जगह ऑक्सीजन की, हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा शरीर जब कार्य करता है तो ऑक्सीजन को जला देता है, वो ऑक्सीजन को बर्न करता है। जब ऑक्सीजन जलता है तो वो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना भी तो है हमें शरीर से, हम ऑक्सीजन लेते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो फिर भाई हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये ऑक्सीजन को ले जाता है तो उसी क्रम में ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ला के हमारे श्वसन अंग यानी नाक के हिस्से के पास, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर, ठीक है, उसी जगह पे लाके वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके देखिए इसकी संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, एक स्वस्थ एडल्ट जो होता है, एक स्वस्थ जो युवा होता है, ठीक है, उसके शरीर में 5 मिलियन आरबीसी होने चाहिए। उसके शरीर में 5 मिलियन यानी 50 लाख आरबीसी होने ही चाहिए, ठीक है। और इनका लाइफ क्रम क्या होता है, कितने दिनों तक ये रहते हैं हमारे शरीर में, तो 120 डेज। एक आरबीसी अगर क्रिएट हुआ तो उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। 120 दिन के बाद वह पुनः ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होगा तो एक नया आरबीसी फिर से क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म होते गया तो ख़त्म हो गया, नहीं, आरबीसी क्रिएट होता है फिर नया, ठीक है। लेकिन आरबीसी क्रिएट होने के बाद वो मैक्सिमम 120 डेज तक वो रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्रिएट कहाँ होता है आरबीसी, आरबीसी हमारे बोन मैरो में क्रिएट होता है। देखिए जितने भी सेल्स हैं ना, ब्लड सेल्स, वो बोन मैरो में, अगर ब्लड ही हमारा बोन मैरो में क्रिएट हो रहा है तो उनके सेल्स भी कहाँ क्रिएट होंगे, तो बोन मैरो में ही होंगे, अस्थि मज्जा में बोन ब्लड का क्रिएशन होता है। तो कौन कौन हो गए ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों कहाँ पे क्रिएट होंगे, कहाँ पे बनते हैं, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये बन तो गया, इसने अपना काम भी कर दिया, 120 डेज अगर हो गया तो फिर ये जाता कहाँ पे है, तो देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को, प्लीहा जिसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहाँ होता है, प्लीहा में, ठीक है। प्लीहा हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को, प्लीहा को। और रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो प्लीहा को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन केवल इस 2 लाइन से बने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए एक बीमारी है थैलेसीमिया। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, आप इसको जानलेवा बीमारी भी बोल सकते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होता है, ठीक है। अगर ये परिवार के किसी सदस्य में, खास करके मदर एंड फादर में, या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, इस तरह से जब होता है तो जेनेटिकली आप लोग जानते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में मौजूद होता है। तो थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि आरबीसी का क्रिएशन ही नहीं होता, आरबीसी बनता ही नहीं है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो आरबीसी जब बनेगा ही नहीं तो बिना आरबीसी के तो आदमी का जीना ही, आदमी क्या किसी का भी जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी का क्रिएशन नहीं हो पाता है थैलेसीमिया में, जिसके कारण क्या करना पड़ता है, थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को बार बार अपना खून मतलब बदलवाना पड़ता है कि कुछ जितने दिन तक, जैसे आरबीसी अगर 120 डेज तक रहते हैं तो 2 या 3 या 4 महीनों के बाद उनका ब्लड फिर से बदलवाना पड़ता है। तो आप देखे होंगे, सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को अगर थैलेसीमिया हो रखा है तो वो अपना ब्लड बार बार चेंज कराता है, लेकिन ये
थोड़ा सा कॉस्टली है फ्रेंड्स। ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो बार बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थैलेसीमिया एक जानलेवा बीमारी भी कह सकते हैं होता है। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो तो चेंज करवा लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो आगे देखते हैं। आरबीसी और हीमोग्लोबिन के कारण एक और बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। जब आरबीसी क्रिएट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा, तो खून तो होगा ही नहीं, तो खून की कमी हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। ठीक है, एनीमिया खून की कमी किसके कारण? आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण। ठीक है, उसकी कमी होने के कारण एनीमिया होता है। तो यहाँ से दो बीमारी आया, थैलेसीमिया और एनीमिया। ठीक है, इसके लक्षण को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी कम है, ये तो जब हम लैब में टेस्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन हमारे पास जो है पहचानने की क्षमता, उससे कैसे पहचानेंगे? तो उससे देखिए कि हमारे हार्ट में काफ़ी तेज़ पेन होने लगता है, मतलब हमारा जो दिल है, हमारा जो धड़कन है, उसमें क्या होगा? काफ़ी तेज़ी से दर्द होगा, तो वो एक लक्षण हो सकता है उसका। ठीक है, दूसरा क्या लक्षण है? सांस लेने में कठिनाई होना। ठीक है, और तीसरा लक्षण है कि हम कुछ भी थोड़ा सा भी काम करें, थोड़ा सा चल लिए, उसमें हमें थकान महसूस हो गया। मतलब व्यक्ति जब तुरंत थकने लगे तो उसको एक बार टेस्ट करवाना चाहिए कि हाँ, हो सकता है उसके खून में कुछ कमी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। यह एक प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल में। ठीक है, हमारे जो लाल रक्त कण है आरबीसी, उसमें एक यह प्रोटीन का टाइप है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। और यह क्या करता है कि ऑक्सीजन जो कैरी करवाया जाता है प्लाज्मा के थ्रू, आरबीसी जो हमारा आरबीसी प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन पूरे शरीर में ले जाता है, तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ जो आयरन की मात्रा पूरे शरीर में बनी रहती है, वो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन ही पूरे शरीर को ऑक्सीजन के साथ साथ आयरन की मात्रा को भी पूरे शरीर में पहुंचाते रहता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर यह कम है, सामान्य लेवल से जितना इसको होना चाहिए उससे अगर कम है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी की भी कमी होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सेकंड, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या है? कि यह हानिकारक तत्व जो भी हो तथा बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे हमारे शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। WBC क्या करता है? हमारे शरीर को बैक्टीरिया से या जो भी हानिकारक तत्व हमारे बॉडी के लिए हो, उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे देखिए, हमारे देश की रक्षा सबसे अग्रिम पंक्ति में कौन होता है? सबसे आगे लड़ने के लिए कौन होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो सबसे पहला हमला जो भी होगा किसी बीमारी के द्वारा, किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तो सबसे पहला जो लड़ाई लड़ेगा वो WBC लड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको बॉडी का आर्मी भी बोल सकते हैं, या बॉडी शरीर का सिपाही, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी BSF है, बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसी भी तरह का हमला हो हमारे शरीर पे, सबसे पहले ये फाइट करेगा। अगर ये जीत गया तो आपके अंदर बीमारी को ये पैदा नहीं होने देगा। अगर ये हार गया तो फिर हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इट ऑल्सो क्रिएट इन बोन मैरो। अभी मैंने बोला था कि ये तीनों जितने भी सेल्स होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं? बोन मैरो में होता है। तो ये भी सेल्स ही हैं, तो ये भी क्रिएट कहाँ होगा? बोन मैरो में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी। इट इज़ द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी हम लोग देख रहे थे कोरोना काल में, कोविड-19 जो हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, उसमें क्या था कि इम्यून पावर जो हमारा शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाना। ठीक है, क्या करना? उसको बढ़ा रहे थे हम लोग। अलग अलग टाइप के आयुर्वेदिक या जो भी अंग्रेजी दवा के माध्यम से हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर क्या हो रहा था कि हम लोग
जो लोकल होता है ना कि गांव में जो भी वैद्य वगैरह जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग अपना इम्यूनो पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इम्यूनो पावर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इट इज़ द सेल्स ऑफ इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, ये हमारा जो शरीर में लड़ने की क्षमता होती है, शरीर का इम्यूनो पावर जो होता है उसको बढ़ाता है। तो किसको बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी को ही तो बढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है और जो सबसे पहले लड़ता है वो डब्ल्यूबीसी है, और यही इम्यूनो पावर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में यह एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जब हम लोग कोई वैक्सीन वगैरह लेते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी एक बार बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो विषाणु या वायरस वगैरह जो हम लोग के माध्यम में, जैसे अभी अगर कोरोना के बारे में ही बात करें या पोलियो के बारे में बात करें, तो पोलियो का जब वैक्सीन होता है, तो वैक्सीन जब हमारे बॉडी में लगता है तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी का क्रिएशन होता है, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद एक एंटीबॉडी बनता है हमारे। एंटीबॉडी बनने का मतलब ये हुआ कि उस वायरस से अब हमारे शरीर को कोई खतरा नहीं हो, क्योंकि हमारा बॉडी अब यह उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो गया। और जब हमारे शरीर में एक बार एंटीबॉडी बन जाती है, जब एक बार शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में मरने तक ख़त्म नहीं होगा, वो जीवन भर कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एक बार एंटीबॉडी का क्रिएशन हो गया तो वो लाइफ टाइम तक है। क्लियर है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, देखिए कि जो भी वायरस आता है ना, उसी वायरस के माध्यम से ही वैक्सीन का क्रिएशन होता है। उसी वायरस को क्या किया जाता है, उस वायरस के जो निगेटिव पार्ट होते हैं ना उसको कमज़ोर करके और उसी से वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। और उसी वैक्सीन को हमारे शरीर में डाला जाता है एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और वही वैक्सीन, यानी कि हम वायरस से ही उसी वायरस के खानदान को उसी वायरस से लड़वा देते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन करके उसी वायरस के खानदान को उसी वायरस से लड़वा देते हैं, अब लड़ते रहे दोनों, ठीक है। और क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडी जो हम बनाते हैं अपने शरीर में, वो क्या करता है, उस वायरस को हरा देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में फिर से वो पुनः दोबारा एंट्री नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद हमारा शरीर पूरे लाइफ टाइम तक उस एंटीबॉडी को रखता है। अलग अलग विषाणु के लिए अलग, पोलियो के लिए हम अलग वैक्सीनेशन लेते हैं, जो पोलियो का टीका चलता है वो अलग लेते हैं। कोरोना का आया है, कोरोना का जो भी टीका आया है तो वो भी क्या करेगा, हमारे शरीर को एंटीबॉडी शरीर में बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। इसका जो लाइफ होता है वो 13 से 20 दिनों का होता है। किसका, वाइट ब्लड सेल का। जो ये सेल क्रिएट होता है जब बनता है उस टाइम से 13 से 20 दिनों तक इसका लाइफ रहता है। उसके बाद फिर से एक नया बनेगा और वो वाला डिस्ट्रॉय होते जाएगा, ठीक है। इसकी काउंटिंग हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर होना चाहिए। हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के प्रति माइक्रोलीटर में कम से कम 4000 से 11000 के बीच में होना चाहिए। ऐसे सिंपली आप कहीं लैब वगैरह में जाएंगे ना तो 4500 लिखा रहता है, 4500 ही ज़्यादातर डॉक्टर वगैरह भी बताते हैं, लेकिन सिंपली ये 4000 से 11000 के बीच होना चाहिए। 4000 से नीचे नहीं होना चाहिए, 11000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्लेटलेट्स। दोस्तों हम लोग सुनते हैं कि डेंगू वगैरह जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। इवन कि हमने अभी देखा कोविड के टाइम में भी कि प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को ही एक एंटीबॉडी आप बोल सकते हैं कि जो जिसके शरीर में कोरोना हुआ और वह सुरक्षित रह गए, बच गए, तो उनके प्लाज्मा का यूज एक कोविड के थेरेपी के रूप में किया जा रहा था कि हो सकता है कि इनका जो प्लाज्मा में जो भी वाइट ब्लड सेल वगैरह जो भी मौजूद है उसमें इतनी शक्ति है कि वो इस बीमारी से लड़ सकता है। तो वो एंटीबॉडी का ही एक तरह से क्रिएशन करता है। हालांकि उतना मजबूत नहीं होता है जितना वैक्सीन बना करके किया जाता है, लेकिन एक टाइप हो जाता है उस तरह का, ठीक है।
तो प्लेटलेट्स क्या होता है कि यह ब्लड वेसल जो रक्त वाहिनी होती है हमारी को उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिनी को प्रोटेक्ट करता है प्लेटलेट्स। क्लियर है? और क्या होता है, यह खून बनाने में भी हेल्प करता है। जो हमारा ब्लड क्रिएट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये भी कहाँ क्रिएट होता है? बोन मैरो में ही। ठीक है, ये भी अस्थि मज्जा में ही बनता है। और क्या करता है ये, जो हम लोग पढ़े होंगे कि विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यह रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, कौन? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो लिक्विड सिंपली रह जाएगा। तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का भी बनाता है। ठीक है, इसका लाइफ कितना दिन का है प्लेटलेट्स का? 8 से 12 दिन का। 8 से 12 दिनों का इसका लाइफ है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स किसका होता है? आरबीसी और प्लाज्मा मिल करके ही प्लेटलेट्स का क्रिएशन करता है। क्लियर हुआ? आरबीसी और प्लाज्मा का मिश्रण प्लेटलेट्स कहलाता है। ठीक है, लाइफ कितने दिनों का होगा? 8 से 12 दिन का। और इसकी मौजूदगी हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 1.5 लाख से 4 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीलीटर घन में, 1 मिलीलीटर क्यूब में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट्स शरीर को हार्मोन और प्रोटीन भी उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स शरीर को हार्मोन और प्रोटीन भी उपलब्ध कराता है। आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त दाब। हम लोग बोलते हैं ना, सिंपली घर में यूज कर देते हैं। जब आप देखे होंगे कि आपके घर में कोई गुस्सा हो गया है तो बोलते हैं अरे इसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और जब कोई ऐसा देखते हैं कि एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, लगता है इसका ब्लड प्रेशर लो है, तो हम लोग सिंपली भाषा में बीपी उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए कितना होना चाहिए? नॉर्मल 120/80 होना चाहिए। ठीक है, 120/80 ये नॉर्मल होता है। इसमें इंसान क्या रहता है? नॉर्मल बिहेव करता है। नॉर्मल जैसे हम लोग रह रहे हैं, सिंपली टॉक करना, सिंपली वॉक करना, तो सिंपल हर चीज़ रहता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब क्या हुआ? प्रेशर हमारे जो नस होते हैं, हमारे जो वेंस होते हैं, या जो धमनी वगैरह बोल देते हैं हम लोग, कि सिंपली नस जो बोलते हैं हमारे शरीर में, उसी के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप समझ रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होता है? ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर का जो नस है वो फटा जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो उस स्थिति में ही उच्च रक्तदाब हो जाता है, हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। तो आदमी का बिहेव जो नॉर्मल नहीं रह पाता। ठीक है, आपके शरीर में ही अगर समझ लीजिए कि ऐसा आपको महसूस हो कि हमारा नस बिल्कुल फटा जा रहा, क्यों? क्योंकि उसमें सर्कुलेशन हाई प्रेशर के थ्रू किया जा रहा है अब। ठीक है, तो वैसे में आप नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, आप एकदम पागल जैसा हो जाएंगे। जो जिसको अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, अगर उसके ऊपर आप अगर आ गए, तो फिर जो मिल रहा है उसी से उसको आप सौंटना या पीटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। इसका कितना हो जाता है काउंट? अगर 150/90 हो गया, यानी 150/90 अगर है, तो ये हाइपरटेंशन का लक्षण है। ठीक है, उसमें नॉर्मल बिहेव नहीं होता मनुष्य के द्वारा। निम्न क्या हो गया? लो, यानी हाइपोटेंशन क्या हो गया? तो 100/50 अगर रहेगा तो आप एकदम से सुस्त, मतलब क्या हो गया? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसमें भी आदमी का नॉर्मल बिहेव तो नहीं ही रहता है, ना के बराबर रहता है। मतलब सुस्ती वगैरह ये हो जाना, और हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है? अब नॉर्मल हो जाते हैं आदमी। इंसान को सामने वाला कोई भी मिल जाए, अगर एक काम करना हो, पीटना हो, तो वो उसको पीटने ही लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्लड प्रेशर का क्या हो गया? 120 नॉर्मल हो गया, 120/80, 150/90 हो गया हाइपरटेंशन का लक्षण, और 100/50 हो गया किसका? हाइपोटेंशन का लक्षण।
ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि ब्लड्स, हमने देख लिया कि इसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो भी हमने पढ़ना था इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुप से रिलेट करके लाएंगे और एक वीडियो में ब्लड के ऊपर जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो मैं ब्लड के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुप को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।